हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएएस पॉइंट। आज हम लोग यहाँ पे अपना देखने वाले हैं भारत और उसके अन्य पड़ोसी देश हैं। तो अभी तक हम लोगों ने जो समकालीन एशिया की बात कर रहे थे, तो एशिया में कुल हमने देखा था कि 7 ही कंट्रियाँ शामिल थी, तो जिनमें से एक अपना भारत था। ठीक है, तो पहले हमने देखा कि एशिया की जितनी भी कंट्रियाँ हैं, चाहे आपकी पाकिस्तान हो, नेपाल हो, भूटान हो, चाइना हो, या कि हम देखते हैं कि बांग्लादेश, ये जितनी भी कंट्रियाँ, इनका जो राजनीतिक संबंध वो किस तरीके से उनके अंदर ही चल रहा है। उसके बाद मेन जो हमारा टारगेट रहता है, ज़्यादातर हमारी दुश्मनी जिससे चलती है वो हमारा है कौन सा, पाकिस्तान। ठीक है, और पाकिस्तान में शायद मैंने कल आपको 3 युद्ध बताए थे, बट 3 नहीं, पाकिस्तान और भारत के 4 युद्ध हुए थे। एक हुआ था 1948 में, दूसरा युद्ध हुआ था, ये आप लिख लीजिएगा, 1965 में, तीसरा युद्ध हुआ था पाकिस्तान और भारत का 1971 में, और चौथा युद्ध जो कारगिल युद्ध के नाम से अभी कारगिल विजय भी मनाया गया था, तो ये कारगिल युद्ध जो है 1999 में हुआ था। तो इसको आपको याद रखना है कि भारत और पाकिस्तान के साथ 4 युद्ध हो चुके हैं। जल संधि किस तरीके से हुई है भारत और पाकिस्तान के मध्य, ये भी हमने देखा है कि जो नदियां हैं, 3 नदियों का जल भारत को दिया जाता है, 3 को पाकिस्तान को दिया जाता है, और उनमें से 20% यदि छठों नदियों की बात करें तो उनका 20% ही भारत के पास जल रहता है, क्योंकि सारी की सारी नदियां यहाँ से उद्गमित तो होती हैं लेकिन सीधे जाके कहाँ जाती हैं, पाकिस्तान होते हुए अरब सागर में वो मिलती हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे ये सारी चीज़ें थी और ये आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं पेपर्स में, तो हमें याद रखना है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इसके जो कुछ पाकिस्तान के अलावा भी अन्य पड़ोसी देश हैं, उनके साथ हमारे रिश्ते कैसे हैं, क्या कैसे हैं। लेकिन उससे पहले यहाँ पे मैं जो कल क्वेश्चन पूछी थी उसका आंसर बता दूं, जो गोपाल जी के द्वारा बिल्कुल सही बताया गया है कि जो गांधीवाद है और मार्क्सवाद के बीच कौन सी सहमति ऐसी दिखती है हमें कि इसमें दोनों में समानता है। ठीक है, तो इसमें यदि आप देखोगे कि वर्ग संघर्ष की हम बात करते हैं, तो ऑब्वियस है कि वर्ग संघर्ष जैसी कोई चीज़ नहीं थी। अभी यहाँ पे हमें आज़ादी चाहिए था। ठीक है, तो जो वहाँ पे था कि आप मजदूर वर्गों का विरोध कर रहे हो, मजदूर वर्गों का समर्थन करते हैं मार्क्सवाद वाले, और पूंजीपतियों का विरोध करते हैं, तो ऐसा कुछ आपको मेजर नहीं देखने को मिलेगा गांधी एरा में। उसके बाद निजी संपत्ति की समाप्ति, तो गांधी जी का ऐसा कोई पर्पज नहीं था आप निजी संपत्ति समाप्त कर दो, या आर्थिक नियतवाद। ठीक है, इन सब में कोई ऐसा रोल आपको देखने को नहीं मिलेगा। दोनों का ही अपने अपने विचार थे, अपने अपने अलग अलग सोच थी, लेकिन जो एक अंतिम लक्ष्य के रूप में राज्य विहीन समाज, ये दोनों का ही विचार मतलब सेम मिलता है कि क्या होता है कि गांधीवाद और मार्क्सवाद दोनों का एक ही उद्देश्य था कि अंतिम लक्ष्य के रूप में वही जो आपका राज्य विहीन या वर्ग विहीन समाज की स्थापना था। और हालांकि इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए क्या हुआ था कि दोनों के साधन अलग अलग हैं, यानी कि ये जो टारगेट था इसे प्राप्त करने के लिए मार्क्सवाद का भी साधन अलग था और गांधी जी के भी साधन अलग थे। गांधी जी क्या चाहते थे कि अहिंसक साधनों के माध्यम से इस अंत को प्राप्त करना चाहते थे, लेकिन मार्क्सवाद जो थे वो हिंसक साधनों के माध्यम से हासिल करना चाहते थे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये भी रखना है कि सिमिलरिटी तो है बट इनके रास्ते अलग अलग हैं। वो कैसे हैं कि गांधी जी अहिंसा के रास्ते पे चल के इसे प्राप्त करना चाहते थे, जबकि मार्क्सवादी जो हैं वो किसी भी तरीके से मिले उस तरीके से, यानी कि हिंसक रास्ता भी वो अपनाने के लिए, इनको पाने के लिए वो हिंसक रास्ता अपना सकते थे। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और आज के लिए एक क्वेश्चन आपके लिए और है, और ये क्वेश्चन है आपका 2020 का ही है। ठीक है, देखिए 2020 में ही पॉलिटी से कितने ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। मैंने खुद ही आपको 7-8 क्वेश्चन तो पूछ चुकी होगी, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन फिर से इसे ध्यान से सुनिएगा। ये है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और पहला स्टेटमेंट है आपका कि आधार मेटा डेटा को 3 महीने से अधिक संग्रहित नहीं रखा जा सकता है। ठीक है, तो इसे ध्यान से सुनिएगा। जो आधार है, आपका आधार है, ठीक है, इसको क्या है कि मेटा डेटा को 3 महीने से अधिक संग्रहित नहीं रखा जा सकता। हिंदी देखिएगा क्या गजब की है। ठीक है, मेटा डेटा पहली बार शायद आप सुन रहे हो। और उसके बाद है दूसरा
कि राज्य निजी निगमों या कॉरपोरेशंस से आधार डेटा को साझा करने के लिए कोई अनुबंध नहीं कर सकता है। तो क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा और आपके पास पेपर हो तो उसे देख के पढ़िएगा, ठीक है। कि राज्य क्या है, निजी निगमों या कॉरपोरेशन से, जो प्राइवेट कॉरपोरेशंस हैं, तो आधार डेटा को साझा करने के लिए कोई अनुबंध नहीं कर सकता। और तीसरा है कि आधार बीमा उत्पादों को प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है, ठीक है। जो आपके पास आधार कार्ड है उसकी बात की जा रही है कि आधार जो बीमा है, बीमा उत्पादों को प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है। तो यानी कि आपको यदि बीमा लेना है तो आपकी लाइफ इंश्योरेंस आप करवा रहे हैं तो आपको आधार लगेगा, ठीक है। उसके बाद चौथा आपका है कि आधार भारत की संचित निधि से हित लाभ प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है। तो भारत की संचित निधि से यदि किसी को लाभ मिल रहा है उसके लिए भी आधार अनिवार्य है। तो इसमें आपको बताना है, जो इसमें सही आंसर का चयन करना है कि कौन सा सही होगा। पहला ऑप्शन है केवल 1 और 4, दूसरा है केवल 2 और 4, तीसरा है 1 और 3 और चौथा है केवल 1, 2 और 3, ठीक है। ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा क्वेश्चन को, उसके बाद आप आंसर दीजिएगा। सो अब आते हैं अपने चैप्टर पे। यहाँ पे जो हम भारत और उसके अन्य पड़ोसी देशों की बात कर रहे थे कि भारत के बाद बांग्लादेश आता है, ठीक है। बांग्लादेश और भारत के बीच जो था गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के जल की हिस्सेदारी सहित क्या था, कई मुद्दों पर मतभेद है, ठीक है। यहाँ पे गंगा और ब्रह्मपुत्र, ठीक है। आप में से किसी का कमेंट आया था कि मैम लाइन बाय लाइन मत पढ़िए, तो यहाँ पे आपको मैं बता दूं, प्लीज़ पूरा वीडियो आप एंडिंग तक देखिए। यहाँ पे लाइन बाय लाइन पढ़ा नहीं जा रहा, उसे एक एक करके समझाया भी जा रहा है, ठीक है। तो पढ़ने को आप खुद से भी पढ़ सकते हैं, बट आपको एक एक चीज़ें इसकी इम्पोर्टेंट है। और रही बात इम्पोर्टेंट की, तो इम्पोर्टेंट हमें क्या पता है कि आयोग क्या पूछ रहा है, मुझे तो नहीं पता कि आयोग क्या पूछ रहा है, ठीक है। मैं इसीलिए क्वेश्चन आपको कहती हूँ कि आप हमेशा क्वेश्चन देखिए और उस हिसाब से पढ़ने की कोशिश कीजिए। और अभी तक जितना हम लोग पढ़े हैं, आप देख चुके होंगे कि एनसीईआरटी के एक एक टॉपिक जो हैं वो कितने इम्पोर्टेंट हैं। तो एक तो पॉलिटिक एनसीईआरटी कोई पढ़ना पसंद नहीं करता है, तो आप भी ना पढ़ें, तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है। अदरवाइज आप पढ़ रहे हैं तो थोड़ा बेहतर तरीके से पढ़िए, ठीक है। हालांकि मैं सुधारने की कोशिश करूँगी, बट यहाँ पे लाइन बाय लाइन कोई भी मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ के निकल जा रहा है कोई, ठीक है। इससे आपको अच्छे तरीके से समझाया जा रहा है, तो पहले आप समझने की कोशिश करिए एक एक टॉपिक को। तो इसमें क्या बताया गया था, जो भारत है और बांग्लादेश है, पाकिस्तान की तो हम लोग चर्चा कर चुके हैं। यहाँ पे बांग्लादेश और भारत के बीच में एक डेल्टा बनता है, ब्रह्मपुत्र डेल्टा बनता है, ठीक है। सुंदरबन डेल्टा है। ये किस किस रिवर के बीच का बनता है, कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया है। यहाँ पे होगा गंगा और ब्रह्मपुत्र, ठीक है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी, जो गंगा इधर उत्तर से आती है और ब्रह्मपुत्र इधर से ऐसे आती है, ठीक है। यहाँ पे जब ये मिलती है तो आपका सुंदरबन डेल्टा बनता है, और ये भारत का ही नहीं विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, ठीक है। इसको याद रखना है। उसके बाद क्या होता है कि भारतीय सरकारों के बांग्लादेश से नाखुश होने के कारणों में भारत में अवैध अप्रवास पर ढाका के खंडन, भारत विरोधी इस्लामी कट्टरपंथी जमातों को समर्थन, भारतीय सेवा को पूर्वोत्तर भारत में जाने के लिए अपने इलाके के मतलब जो भी उनका इलाका था, देखिए जो बांग्लादेश से शरणार्थी आए थे असम में, ठीक है। कितने ज़्यादा, मतलब कि असम में आप देख रहे हैं कि वो खुद ही अल्पसंख्यक की तरह जीवन जी रहे हैं जो असम वाले थे, और बांग्लादेशी वहाँ पे बहुसंख्यक हो गए हैं। तो थोड़ा इनको लेके इसमें विरोध की स्थिति दिखती है। और इसके बाद यदि हम देखते हैं कि आप देख पाएंगे यहाँ पे कि बांग्लादेश ने इनकार किया, और उसके बाद है कि भारत को प्राकृतिक गैस निर्यात न करने के फैसले तथा म्यांमार को बांग्लादेशी इलाके से होकर भारत को प्राकृतिक गैस निर्यात ना करने देने जैसे मसले भी आपके शामिल हैं, ठीक है। ये मुद्दे आपके मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एज इट इज जब भी आपको लिखने के आए भारत और बांग्लादेश की स्थिति, आप यही टॉपिक उठा के लिख देंगे। देखिए आप कंटेंट कहाँ से पाएंगे, कंटेंट हमें ढूंढना पड़ता है, ठीक है। एक आंसर के लिए 150 वर्ड के लिए हमें पता नहीं, मतलब एक आप सिर्फ
लक्ष्मीकांत पढ़ के आंसर लिख लेंगे, आप ऐसा सोच रहे हैं पॉलिटी के, तो इम्पॉसिबल है, ठीक है। आपको ज्योग्राफी की भी चीज़ें मेंशन करनी पड़ेगी, आपको पॉलिटी की भी मेंशन करनी पड़ेगी, इकोनॉमिक्स की भी करनी पड़ेगी और हिस्ट्री की भी बातें मेंशन करनी पड़ेगी, तब जाके एक क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है, ठीक है। वरना लिखा जो रटा रटा लिखने वाले बहुत से हमारे जैसे पढ़ रहे हैं और पेपर भी दे रहे हैं। हमें यदि पास करना है तो कुछ ऐसी ट्रिकें हमें काम आती हैं। तो इसमें जो बताया गया है कि यहाँ पे बांग्लादेश का और भारत का किस तरीके से रिलेशन है, कि भारत मतभेद क्यों है बांग्लादेश के साथ। उसके बाद आप देखेंगे कि बांग्लादेश की जो सरकार का मानना क्या है कि भारतीय सरकार नदी जल में हिस्सेदारी के सवाल पर इलाके के दादा की तरह बर्ताव करती है, ठीक है। कि नदी जल की जो साझेदारी, क्योंकि इधर से ये गंगा भी इधर ही जा रही, इधर से ये भी ब्रह्मपुत्र भी भारत से ही होके जा रही, इधर की बहुत सारी नदियां कुछ अरब सागर में जो गिरती हैं बांग्लादेश से ही होकर जाती हैं। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि बता रहा भारत दादागिरी की बात कर रहा है, ऐसा बांग्लादेश को प्रतीत होता है। इसके अलावा क्या हुआ कि भारत की सरकार पर चटगांव पर्वतीय क्षेत्र में विद्रोह की हवा, मतलब विद्रोह को हवा देने, बांग्लादेश के प्राकृतिक गैस में सेंधमारी करने और व्यापार में बेईमानी बरतने से भी आरोप लगाए गए हैं। यहाँ पे भी काफ़ी आरोप हैं कि भारत का सरकार भी कहती है कि बांग्लादेश भी कुछ सही नहीं कर रहा है, भारत भी कहता है और बांग्लादेश भी कहता है कि भारत हमारे साथ सही नहीं कर रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि विभेदों के बावजूद भारत और बांग्लादेश कई मसलों पर सहयोग करते हैं। अभी विभेद हैं, आपको ये लिखना, आंसर हमारा सीधे यही होना चाहिए, मीडियम वाला होना चाहिए, ना तो एक पलड़ा भारी होना चाहिए, ना तो एक पलड़ा जो है तराजू का वो हल्का होना चाहिए, ठीक है। कि हमें वेटेज, यदि बुराई कर रहे हैं तो जी भर करें, लेकिन अच्छाई भी उसी के बैलेंस में ही करनी पड़ेगी हमें, ठीक है। तो इसमें से हमने देख लिया कि इन दोनों के बीच विद्रोह क्यों है, लेकिन उसके बाद भी अभी कुछ सहयोग हैं। दोनों देशों के साथ व्यापारिक संबंध भी कुछ हैं और पिछले 10 वर्षों के दौरान आप देखेंगे कि दोनों के बीच आर्थिक संबंध ज़्यादातर बेहतर हुए हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ कि बांग्लादेश भारत के पूरब चलो की नीति का हिस्सा है, यानी कि यदि भारत एक पूरब चलो नीति अपनाया जिसमें बांग्लादेश भी उसमें शामिल है, ठीक है। और इसके बाद इस नीति के अंतर्गत म्यांमार के जरिए दक्षिण पूर्व एशिया से संपर्क साधने की बात है। और आपदा प्रबंधन और पर्यावरण के मसले पर क्या हुआ है कि मसले पर भी दोनों देशों ने निरंतर सहयोग किया है और इस बात के भी प्रयास किए जा रहे हैं कि साझे खतरों को पहचान कर तथा एक दूसरे की, आप देखेंगे यहाँ पे कि एक दूसरे की ज़रूरतों के प्रति ज़्यादा संवेदनशीलता बरत कर सहयोग के दायरे को बढ़ाना चाहिए, ठीक है। यानी कि बढ़ाया जाए, इन दोनों के बीच का मतभेद है, ऐसा नहीं है किसी देश के साथ बिल्कुल बहुत अच्छे रिश्ते हैं, हमारे लोगों के साथ तो मतभेद होते हैं। तो ये तो हमारे सीमाओं से, मतलब कि हमारे देश के जो है सीमा, इनसे बहुत ज़्यादा। और आपको पता होगा एक क्वेश्चन और है कि भारत की किस अंतर्राष्ट्रीय में कौन से देश के साथ सबसे ज़्यादा सीमा टच करता है, वो बांग्लादेश ही है आपका, ठीक है। तो कई सारे क्वेश्चन ज्योग्राफी के भी इनसे बनते हैं, तो आपको याद रखना है। और इसके बाद ये जो राजनीतिक संबंध की हम लोग बात कर रहे हैं, इनको तो बिल्कुल, ये जो अभी आप पढ़ रहे हैं ना, इसको आप कहीं पे नोट ही कर लेना तो बेहतर होगा। इनके जो मुद्दे हैं पॉइंट बाय पॉइंट आपके लिए बहुत काम आने वाले हैं। उसके बाद हुआ भारत और नेपाल। अब भारत और नेपाल के बीच का भी मधुर संबंध देख ही लेते हैं क्या कैसे चल रहा है। और यहाँ पे क्या हुआ कि दोनों देशों के बीच एक संधि हुई है और इस संधि के तहत दोनों देशों के नागरिक एक दूसरे के देश के बिना पासपोर्ट, यानी कि जो भी आपका पारपत्र या पासपोर्ट ही आप कहें, ठीक है, और वीज़ा के आ जा सकते हैं। यहाँ पे आपका कोई पासपोर्ट नहीं लगता है। रोटी बेटी का संबंध, यानी कि सीता माता और राम जी यहाँ पे जो भी हैं, इनके रिश्ते बताते हैं कि हमारे वहाँ से वैवाहिक संबंध है और इसमें हम नहीं लेंगे, जो भी मतलब ये वीज़ा वगैरह चलता है वो इसमें नहीं लगता है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि और काम कर सकते हैं। और उसके बाद खास संबंधों के बावजूद दोनों देशों के बीच अतीत में व्यापार से संबंधित मनमुटाव पैदा हुए हैं। नेपाल की चीन के साथ दोस्ती को लेकर भारत सरकार ने अक्सर अपनी अप्रसन्नता जताई, यानी कि जब भी नेपाल चीन के साथ हाथ बढ़ाता है तो भारत को कहीं ना कहीं दिक्कत होती है और दिक्कत होनी भी चाहिए। चाइना को आप देख रहे हैं कि किस तरीके से है, ठीक है। भारत की स्थिति नेपाल के साथ कैसी है,
ये है आपका नेपाल, ठीक है, ये है भारत। और बिल्कुल यहाँ से जब ये है चाइना, यदि यहाँ से यहाँ भी आ गया ना, तो उसको भारत में आने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, भारत में वार करने के लिए उसे बहुत आसानी हो जाएगी। तो भारत को थोड़ा बहुत अभी चाइना की हेल्प से ही इसने जो अपने मैप में मिलाया था, लिपियाधुरा था आपका, लिपुलेख था, तो वो इसी की हेल्प से किया था, ठीक है। तो यहाँ से ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देना है। और अभी अफ़गानिस्तान में चल रहा है कि पाकिस्तान जो है खुलेआम तालिबान जो हैं अफ़गानिस्तान के, उनको वो सपोर्ट कर रहा है। तो इससे अफ़गानिस्तान की जनता में काफ़ी ज़्यादा मतलब तबाही मची हुई है, क्योंकि तालिबान कहा जाता है कि एक आतंकवादी संगठन है, और जो कि अफ़गानिस्तान में बहुत अच्छे खासे तरीके से अपनी सरकार और कर बना के बैठा है, ठीक है। तो इसको आप अभी कल के ही न्यूज़पेपर में था, कल या परसों के न्यूज़पेपर में, तो आप लोग देखिएगा, न्यूज़पेपर डेली पढ़ा करिए, हिंदी का ही पढ़िए लेकिन पढ़ा करिए। अभी मिजोरम और असम के बीच में भी सीमा विवाद को लेके संघर्ष हुआ है, ठीक है। काफ़ी 10-15 लोगों घायल भी हुए हैं, डेथ भी हुई है कुछ लोगों की। तो वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि किस तरीके से हमारे देश के अंदर चल रहा, देन देश के बाहर भी कौन-कौन सी चीज़ें कैसी-कैसी घटित हो रही हैं। उससे हमारे देश पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, कि यदि म्यांमार में या बांग्लादेश में, या हम बात करें कि अफ़गानिस्तान में आतंकवादियों का घुसपैठ होता है या कोई आतंकवादियों को पनाह दे रहा है, उससे हमें क्या खतरा होगा। यदि कोई देश हमारे लिए दुश्मन है और वो देश यहाँ से, एक देश ये पड़ोसी देश है, हमारा मित्र है, लेकिन ये मित्र उस दुश्मन को अंदर बैठा रहा है, तो वो हमारा दुश्मन हमारे थोड़ा मतलब अभी हमसे दूर था, लेकिन वो हमसे नज़दीक आता जा रहा है, ठीक है। और उससे कहीं ना कहीं हमें या हमारी अर्थव्यवस्था को या हमारी राजनीतिक व्यवस्था को बहुत बुरा इससे इफेक्ट पड़ेगा। और इसलिए भारत को यदि दिक्कत हो रही है तो कोई गलत नहीं हो रही है, ठीक है। भारत को ये नहीं है कि भैया अब वो नेपाल बढ़े, तो ऐसा नहीं है कि नेपाल ना बढ़े, सब कुछ हो, बट जो हमारा दुश्मन है यदि वो उसे पनाह दे रहा है तो हमें दिक्कत ज़रूर होगी। उसके बाद क्या हुआ कि इससे भी भारत नाखुश है, और भारत की जो सुरक्षा एजेंसियां नेपाल में चल रहे माओवादी आंदोलन को अपनी सुरक्षा के लिए खतरा मानती हैं। और उसके बाद क्योंकि क्या हुआ कि भारत में बिहार से लेकर आंध्र प्रदेश तक विभिन्न प्रांतों में नक्सलवादी समूहों का उभार हुआ है। माओवादी संगठन है, आपको पता है, जैसे मार्क्सवाद है उसी तरीके का इनका भी काम है, ठीक है। नक्सलवाद को आप आतंकवाद कभी मत कहना, ये गलती तो आप बिल्कुल भी मत करना कि नक्सलवादी एक आतंकवादी हैं, ठीक है। इनका जो है, इनका कार्य करने का तरीका अलग है, और वो गलत तरीके से हालांकि अब कर रहे हैं। जो नक्सलवादी हैं, चाहे छत्तीसगढ़ का एरिया ले लीजिए आप, बिहार से पूरा यहाँ का, ये इंडिया का जो एरिया है ना, ये बिहार यहाँ से है, छत्तीसगढ़ आपका हो गया, ये आंध्र प्रदेश हो गए, इस पूरे एरिया में नक्सलवादियों का बहुत अच्छा खासा प्रभाव दिखता है आपको, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि नक्सलवादियों के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि जो नक्सलवादी का अभी कुछ टाइम पहले ही कई बार हमला किया गया छत्तीसगढ़ में, तो कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पे वो आए दिन हमला करते रहते हैं, ठीक है। बिहार का भी, छत्तीसगढ़ का भी, आंध्रा का भी कुछ ऐसे हैं जहाँ पे उनका डेली का चलता रहता है। मेन वजह क्या है इनकी कि ये गवर्नमेंट से बहुत ही नाखुश रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा नाखुश रहते हैं, क्योंकि इन्हें क्या लगता है कि हमें तो कुछ मिल ही नहीं रहा है, ना तो अच्छी व्यवस्था मिल रही है, ना अच्छी एजुकेशन मिल रही है, ना हेल्थ के लिए कोई भी अच्छा काम हो रहा है, ना तो हमारे खाने के लिए कोई अच्छा काम हो रहा है, ना रहने के लिए, ना सड़कें अच्छी बनवाई जा रही हैं। और अब इनका जो रूप है ना, बहुत ही मतलब बुरे तरीक़ा के ये अपना रूप धारण कर चुके हैं कि अब यदि गवर्नमेंट यहाँ पे करना भी चाहती है, गवर्नमेंट ने कई सारे एक्ट लाए और काम करने की कोशिश भी की है, लेकिन ये उन्हें भी अब करने नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो इनका कमी है इनके पास, उसकी वजह से ये गवर्नमेंट पे ही, हालांकि इनका मेन मकसद आम जनता को हानि पहुंचाना नहीं होता है, लेकिन मुठभेड़ में फिर आम जनता भी जाती है। सैनिकों से ये बहुत नफरत करते हैं, यानी कि देश की सरकार से और सरकार से जुड़े हर चीज़ से नफरत करते हैं, ठीक है। लेकिन ये आतंकवादी नहीं है, माओवादी एक आतंकवादी ये आप बिल्कुल नहीं कह सकते हो। ये एक पिछड़े तबके के लोग हैं जो कि कमियों की अभाव के कारण यहाँ पे ऐसे बन गए हैं, ठीक है। तो आतंकवादी अलग हैं, लेकिन इनका मकसद कुछ और ही होता है। आतंकवादियों के लिए कोई सब एक समान होते हैं, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे पैसे वाला, चाहे कोई भी हो, लेकिन इनका मेन पूंजीपतियों से विद्रोह रहता है, सरकार से, अब कहें तो सरकार से इनका मेन टारगेट रहता, मुद्दा रहता है कि उसके सामने
मतलब वो यदि आ रही है तो उससे हम छोड़ेंगे नहीं। और कई सारे नक्सलवादियों के बारे में आपने सुना होगा कि मारते हैं सैनिकों, कितने सैनिकों को मार गिराया ये वो। तो ये इनका मेन यही उद्देश्य है, ठीक है। आप गूगल में सर्च करेंगे ना तो नक्सलवाद के बारे में पूरा अच्छे से डिटेल से आपको समझ में आएगा। और ये नक्सलवाद जो चैप्टर है ना आपके उसमें सिलेबस में है, आपको पढ़ना भी पड़ेगा ये। तो इसे आप देखेंगे, आप बहुत अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। तो अभी परेशान ना हो, यदि आप अभी पढ़ सकते हो तो पढ़ लीजिए। अपनी जो के मन में अभी उत्सुकता चल रही होगी उसको शांत करने के लिए। अदरवाइज जब आप पढ़ेंगे तो उसको अच्छे तरीके से कवर भी करेंगे। जीएस पेपर 3 में है आपके ये, ठीक है। अब क्या हुआ यहाँ पे कि नेपाल में बहुत से लोग ये सोचते हैं कि भारत की सरकार नेपाल के अंदरूनी मामलों में दखल दे रही है। अब नेपाल के लोगों को क्या लगता है कि हम उसके अंदरूनी मामलों में दखल दे रहे हैं और उसके नदी जल का तथा पनबिजली पर आंख गड़ाए हुए हैं। और चारों तरफ से जमीन से घिरे नेपाल का को क्या लगता है कि भारत अब उसको अपने भूक्षेत्र से होकर समुद्र तक पहुंचने से रोकता है। अब लो, ये क्या है, नेपाल जो है ये यहाँ से चारों तरफ से लैंड लॉक्ड कंट्री है। जैसे कि यहाँ से मैं इसकी स्थिति की बात करूँ तो अभी जो मैंने बताया ना, ये इधर से ये इतना नेपाल हुआ, यहाँ से चाइना आ गया और 3 तरीके से तो ये भारत से ही घिरा हुआ है 3 जगह से और 1 जगह से चाइना से, ठीक है। अब ये पूरे तरीके से लैंडलॉक्ड है। अब इसे समुद्री क्षेत्र में जाना है तो भारत होके जाना पड़ेगा, क्योंकि चाइना से जाएगा तो किधर को जाएगा, तो ये भारत से होके जाएगा। अब भारत से होके जाएगा तो इसको ये लगता है कि वो हमें जाने नहीं देना चाहते हैं। और बहरहाल क्या हुआ कि भारत और नेपाल के संबंध जो है एकदम मजबूत और शांतिपूर्ण हैं अभी भी। इसके सब कुछ ये सब देखते हुए भी काफ़ी अच्छे हैं। और विभेदों के बावजूद दोनों देश व्यापार, वैज्ञानिक सहयोग, साझे सांस्कृतिक संसाधन, बिजली उत्पादन तथा जल प्रबंधन ग्रिड के मसले पर एक साथ हैं। ये पॉइंट आप प्लीज नोट करिए जितने भी हैं कि नेपाल के जो रिश्ते हैं अच्छे तरीके से हमारे किस किस में है, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे इतनी समस्याओं के बावजूद व्यापार में, वैज्ञानिक सहयोग में, साझे प्राकृतिक संसाधन में, बिजली उत्पादन में, जल प्रबंधन ग्रिड में, तो इनके साथ हमारे नेपाल के साथ बहुत अच्छे रिश्ते हैं, ठीक है। लेकिन रिश्ते अच्छे कहाँ पे नहीं है, आपको ये भी लिखना है, क्योंकि समालोचनात्मक विवेचना कीजिए तो वहाँ पे आपको आलोचना भी करनी है और उसकी तारीफ भी करनी है। इसलिए दोनों ही चीज़ें आप तो जितने भी राष्ट्र हम लोगों ने पढ़े हैं उसे अपने हिसाब से पॉइंट वाइज बना के लिख लीजिए और अच्छा होगा आपके लिए। जब भी आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अभी आप सॉल्व करिए तो आपको ऑलरेडी समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब मेरी बात बिल्कुल मत आरा करिए, लेकिन जो यूपीएससी का ट्रेंड है, जो यूपीएससी चाहता है आपसे, उसे आप फॉलो करिए और उस पे यकीन करिए, आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि श्रीलंका और भारत की भी थोड़ा सा बात कर ही लेते हैं कि क्या है। अब इसमें भी तनाव इस द्वीप में जारी जातीय संघर्ष को लेकर है, उसके अंदर तो वो अपने से ही जूझ रहे हैं। और जब क्या होता है कि तमिल आबादी राजनीतिक रूप से नाखुश हो और उसे मारा जा रहा हो, तो ऐसे में भारतीय नेताओं और जनता का तटस्थ बने रहना, यहाँ पे आप देखेंगे कि जो वहाँ पे थोड़ा असंभव हो जाता है कि जिस तरीके से अब तमिल को मारा जा रहा है, तमिल हमारे यहाँ के हैं, ठीक है। अब वो वहाँ जाके रह गए, अब वहाँ जाके रह गए तो ऑब्वियस है कि हमारे यहाँ तो आ रहे हैं तो हम उन्हें नागरिकता तो दे रहे हैं, लेकिन उनके लिए कोई प्रावधान ऐसा नहीं किया गया। अब यहाँ से थोड़ा उनके लिए, भारतीयों के लिए ये सहना मुश्किल ही काम हो जाता है। और 1987 के सैन्य हस्तक्षेप के बाद क्या हुआ कि भारतीय सरकार श्रीलंका के अंदरूनी मामलों में असंलग्नता नीति पर अमल कर रही है। और भारत सरकार ने क्या किया है कि श्रीलंका के साथ एक मुक्त व्यापार समझौते पर दस्तखत किए हैं और इससे क्या हुआ कि दोनों देशों के जो संबंध है मजबूत हुए हैं। लेकिन अभी आप देखेंगे कि श्रीलंका में सुनामी से हुई तबाही के पुनर्निर्माण के कार्यों में भारत ने मदद की है, ठीक है। तो आप ओवरऑल समझ सकते हैं कि हमारी दुश्मनी किसी से भी हो, हम उनसे अच्छे संबंध बना के भी चलते हैं। भारत और भूटान के साथ भी इसी तरीके से आप देखेंगे कि उनके साथ भी काफ़ी अच्छे तरीके से हमारे रिश्ते हैं। और चाहे आपको देखेंगे कि अभी डोकलाम वाला हुआ था, जो मसला था चाइना और भूटान का था, लेकिन हमने उसकी मदद की, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है कि चाहे कहीं की भी बात हो तो हम पीछे नहीं हटते। किसी भी राष्ट्र की मदद के लिए कुछ भी हो जाए हम तो उसमें आगे ही रहते हैं, और कुछ भी हो जाए उन्हें हम पनाह देंगे, उन्हें हम सहायता करेंगे। और यदि कोई भारत आ गया है तो उनको भी हम अच्छे तरीके से सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो इसमें ओवरऑल इनकी जो थोड़ी थोड़ी बातें हैं प्लीज़ आप अपने नोट्स में नोट कर लीजिएगा। मैं फिर वह कह रही हूँ कि इनकी जो कुछ
विरोध वाली बातें हैं, जो कुछ अच्छी वाली बातें हैं, दोनों ही आप लिख लीजिए और दोनों को ही अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। ये ऐसे क्वेश्चन 1-2 आपको देखने को मिलेंगे ही। इंटरनेशनल रिलेशन अलग से टॉपिक ही है, उसमें आपको ये क्वेश्चन आते हैं 1-2, तो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। अब आता है कि शांति और सहयोग, इसको देखते हैं। क्या हुआ यहाँ पे कि एशिया के देश एक दूसरे का सहयोग करते हैं, यानी कि क्या आप जानते हो कि एशिया के देश एक दूसरे का सहयोग करते हैं। अभी हमने देखा ना, कितनी विपत्तियों के बाद भी हमारे एक दूसरे, चाइना, इनफैक्ट चाइना के साथ भी हमारे बहुत अच्छे संबंध। चाइना दक्षिण एशिया का पार्ट नहीं है, ठीक है, आप इसे याद रखना। लेकिन चाइना, हम जानते हैं कितनी दुश्मनी है चाइना से, लेकिन फिर भी चाइना के साथ हमारे रिश्ते बेटर हैं। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के साथ हमने व्यापारिक संबंध नहीं बनाए हुए, युद्ध के चलते हुए भी हमने पाकिस्तान के साथ व्यापारिक संबंध बनाए हैं। पाकिस्तान वाले हमारे साथ व्यापारिक संबंध बनाए हैं, उसमें कोई कमी नहीं आई आज भी, ठीक है। अब क्या हुआ कि इसमें यही पूछा जा रहा है कि दक्षिण एशिया के देश एक दूसरे का सहयोग करते हैं या ये देश एक दूसरे से सिर्फ लड़ते रहे हैं, ठीक है। तो आप पूरा बिल्कुल ऐसे ही निकाल सकते हो कि सहयोग करते हैं, लड़ते रहते हैं। और अनेक संघर्षों के बावजूद आप देखेंगे कि दक्षिण एशिया के देश आपस में दोस्ताना रिश्ते तथा सहयोग के महत्व को पहचानते हैं और शांति का प्रयास द्वीपीय भी हुए हैं, यानी कि द्विपक्षीय भी हुए हैं और यहाँ पे क्षेत्रीय स्तर पर भी हुए हैं। जैसे दक्षेस एक है, आपको पता हो, सार्क है, ठीक है। इसका क्या हुआ था, यहाँ पे आप देखेंगे कि साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, इसका क्या है, फुल फॉर्म, ये है सार्क आपका, ठीक है। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं इंटरनेशनल, अभी जस्ट इस चैप्टर के बाद ही ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ पे क्या हुआ कि दक्षिण एशियाई देशों द्वारा बहुस्तरीय साधनों से आपस में सहयोग करने की दिशा में उठाया गया एक ये बड़ा कदम आप कह सकते हो। और इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1985 में हुई थी। और दुर्भाग्य से क्या हुआ था कि विभेदों की मौजूदगी के कारण दक्षेस को ज़्यादा सफलता तो नहीं मिली। लेकिन आप देखोगे कि जो दक्षेस है ना, दक्षेस के सदस्य देशों ने सन आपका 2002 में दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र समझौते पर दस्तखत किए थे। यही नहीं कि दक्षिण एशिया के जितने भी देश हैं वो आपस में कोई, यानी इधर से कोई चीज़ें जा रही टैक्स नहीं लगेगा, इधर से भी कोई चीज़ें आ रही टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है, ये समझौता किया। उसके बाद यदि दक्षिण एशिया के सभी देश अपनी सीमा रेखा के आर पार मुक्त व्यापार पर सहमत हो जाएं तो इस क्षेत्र में क्या होगा कि शांति और सहयोग के एक नए अध्याय की शुरुआत हो सकती है। हालांकि अभी तक हुए नहीं है, ठीक है, लेकिन यदि हो जाए तो यहाँ पे क्या हो सकती है कि शांति स्थापित करने में थोड़ा आसानी हो सकती है। आप ऐसा नहीं कह सकते एग्जैक्टली बिल्कुल शांति हो ही जाएगी, किसी पे तो बिल्कुल अपना ये वाला मत तो देना ही मत कि नहीं नहीं बिल्कुल 100% ये है ही। ऐसा तो हम अब खुद पे भरोसा नहीं कि हम 100% अभी बोल रहे हैं, कुछ टाइम बाद हमारा मुंह बंद हो जाए या हम ही पूरे के पूरे ऑफ हो जाए, यानी कि हमारी डेथ हो जाए तो क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे किसी का कोई गारंटी तो नहीं ले सकता, तो हम अपनी लाइफ की नहीं ले सकते, तो इनका क्या लेंगे, क्योंकि इनका तो कुछ और ही नहीं समझ में आता मार्चा क्या है। तो इसमें क्या है कि इनका जो शांति की मतलब हो सकती है, शुरुआत हो सकती है, आप ऐसा वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। और दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र समझौते यानी कि ऐसे FTA के पीछे यही भावना काम कर रही है। और इस समझौते में क्या हुआ था, पर 2004 में हस्ताक्षर हुए और यह समझौता 1 जनवरी 2000 आपका 6 से प्रभावी हो गया। और इस समझौते का लक्ष्य इन देशों के बीच आपसी व्यापार में लगने वाले सीमा शुल्क को 2007 तक 20% कम कर दिया जाए, ठीक है। यहाँ पे कि अभी 2006-07 की ही NCERT पढ़ रहे हैं और उसमें ये बताया गया था कि इसमें से क्या कर दिया जाए, कम कर दिया जाए। अभी भी ये है कि आपका जितना टैक्स लग रहा है उससे अदर कंट्रियों की अपेक्षा इनमें कम लगेगा, ठीक है। और उसके बाद हुआ कि कुछ छोटे देश मानते हैं कि सॉफ्टा जो आपका FTA था, तो इसमें क्या हुआ कि ओट लेकर भारत उनके बाजार में क्या करेगा कि सेंध मारना चाहता है और व्यावसायिक उद्यम तथा व्यावसायिक मौजूदगी के जरिए उनके समाज और राजनीति पर असर डालना चाहता है। कुछ लोगों का ये भी आरोप आ गया कि भारत ऐसा गंदा काम करना चाहता है। और भारत क्या सोचता है कि जो साफ्टा है ना, तो इससे क्या होगा कि इस क्षेत्र के हर देश को फायदा होगा और क्षेत्र के में मुफ्त व्यापार बढ़ने से राजनीतिक मसलों पर सहयोग ज़्यादा बेहतर होगा। भारत में कुछ लोगों का मानना है कि सॉफ्टा के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि भारत भूटान, नेपाल तथा श्रीलंका से पहले से ही द्विपक्षीय व्यापार समझौता कर चुका। नेपाल के साथ तो हमारे आने जाने का भी वीज़ा न लग रहा। और उसके बाद हमने देखा कि भूटान
और श्रीलंका, इनके साथ भी हमारे रिश्ते अच्छे हैं। लेकिन तो इसमें ये कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं, विद्वान लोग, कि हमें इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, यदि आता है तो ठीक है, और ये नहीं भी आ रहा तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। कौन? साफ्टा, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, साफ्टा का मतलब आप समझिएगा कि हमारे जो व्यापार चल रहे हैं ना अंतर्राष्ट्रीय दक्षिण एशिया के साथ, ठीक है, सिर्फ ये जो पड़ोसी देश है इनके साथ जो व्यापार चल रहे हैं, तो उनमें जो टैक्स लग रहा है उसमें कुछ छूट दी जाए, ठीक है। ये है इसका मतलब, इसलिए इसको बनाया गया था। हालांकि क्या हुआ कि जो आप भारत को देखेंगे कि भारत और पाकिस्तान के संबंध कभी मतलब खत्म ना होने वाले झगड़ों और हिंसा की एक कहानी जान पड़ते हैं कि यहाँ पे मतलब भारत और पाकिस्तान का तो खैर वो अलग ही मैटर है। 370 खत्म हुआ, सोचे आदमी कि भारत और पाकिस्तान के साथ झगड़े खत्म हो जाएंगे, लेकिन वो तो और भी बढ़ रहा है। इससे कोई मतलब उसका खत्म नहीं हो सकता। मैंने बताया था ना कि भाई भाई का झगड़ा कभी खत्म नहीं होता, और कोई दूसरे हुए ना, दूर के दुश्मन हुए तो वो तो चले जाएंगे आंख से दूर, तो हमारी झंझट खत्म हो जाएगी। लेकिन वो तो सामने ही रहना है, और उसका झगड़ा हमारा जिंदगी भर चलता रहता है, मरने के बाद ही खत्म होता है, ठीक है। तो ये तो चलता ही रहेगा। फिर भी क्या हुआ कि तनाव को कम करने और शांति बहाल करने के लिए इन देशों के बीच लगातार प्रयास भी जारी रहते हैं, और जो दोनों देश हैं युद्ध के जोखिम कम करने के लिए विश्वास बहाली के उपाय करने पर सहमत हो गए हैं। यहाँ पे कई बार संधियाँ हुई हैं, ऐसा नहीं है कि प्रयास नहीं किया गया है, प्रयास किया गया है। और सामाजिक कार्यकर्ता और महत्वपूर्ण हस्तियाँ दोनों देशों के लोगों के बीच दोस्ती का माहौल बनाने के लिए एकजुट हुई हैं, और दोनों देशों के नेता एक दूसरे को बेहतर ढंग से समझने और दोनों देशों के बीच मौजूद बड़ी समस्याओं के समाधान के लिए सम्मेलन में भेंट करते हैं। और इसके बाद पिछले 5 वर्षों के दौरान दोनों देशों कौन कौन से, भारत और पाकिस्तान की चर्चा हो रही है यहाँ पे, पंजाब वाले हिस्से के बीच आप देखेंगे कि कई बस मार्ग खुले हैं, अब वीज़ा आसानी से मिल जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको और भी यहाँ पे कुछ रेल मार्ग भी अभी हाल फिलहाल में खोले गए हैं। एक भारत और पाकिस्तान के बीच में एक रेल चलती थी, जरा उसका नाम बताइएगा आप लोग, ठीक है, कि वो उस रेल का क्या नाम था, यानी कि जो चलती थी भारत और पाकिस्तान के बीच में, उसका क्या क्या कहते हैं, किस नाम से जानी जाती है। अब क्या हुआ कि कोई भी क्षेत्र हवा में नहीं होता, यानी कि सही बात है, कोई भी क्षेत्र है वो हवा में नहीं होता। हमारा भारत है वो भी धरती पे ही है, पाकिस्तान भी है तो वो भी धरती पे है। चाहे कोई क्षेत्र अपने को गैर यहाँ पे समझे इलाकाई ताकतों से अलग रखने की जितनी भी कोशिश करे, उस पर बाहरी ताकतों और घटनाओं का असर तो बिल्कुल पड़ना ही पड़ना है। और चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका दक्षिण एशिया की राजनीति में अहम भूमिका निभाते हैं, और पिछले 10 वर्षों में भारत और चीन के संबंध बेहतर हुए हैं। चीन अभी पहले हुए थे, ठीक है, अभी भी हालांकि बेहतर ही है, लेकिन कुछ उसमें गड़बड़ी हो गई है, समस्याएं पाई गई हैं। और चीन की रणनीतिक साझेदारी पाकिस्तान के साथ है, और यह भारत चीन संबंधों में क्या है कि एक बड़ी कठिनाई है। जैसे अभी नेपाल में था ना कि चीन का संबंध यदि नेपाल से है तो भी भारत को समस्या, पाकिस्तान से है तो भी भारत को समस्या है। और समस्या की जड़ क्या है वो आपको मैंने बता दिया, ठीक है, क्योंकि बिल्कुल सटे हैं। पाकिस्तान, नेपाल भी भारत से ही लगा हुआ, पाकिस्तान भी भारत से ही बिल्कुल सटा हुआ है। अब इसमें दिक्कत हमें तो बिल्कुल होनी ही होनी है, और विकास की ज़रूरत और वैश्वीकरण के कारण एशिया महादेश के ये 2 बड़े देश ज़्यादा नज़दीक आए हैं, और सन 1991 के बाद से इनके आर्थिक संबंध ज़्यादा मजबूत हुए हैं। 1991 में क्या हुआ था भाई, 1991 में एलपीजी आया था, ठीक है। अब क्या हुआ यहाँ पे कि शीत युद्ध के बाद दक्षिण एशिया में क्या हुआ कि अमेरिकी प्रभाव तेज़ी से बढ़ा। किसका? अमेरिका का जो प्रभाव था वो इधर साइड भी आने लगा, और अमेरिका ने शीत युद्ध के बाद भारत और पाकिस्तान दोनों से अपने संबंध बेहतर किए। वह भारत पाक के बीच लगातार मध्यस्थता की भूमिका निभा रहा है, और दोनों देशों में आर्थिक सुधार हैं, और यानी कि हुए हैं, और उदार नीतियां अपनाई गई हैं। और इससे क्या हुआ है कि दक्षिण एशिया में आप देखोगे कि अमेरिकी भागीदारी ज़्यादा गहरी हुई है। जब भी क्या होता है भारत और पाकिस्तान का ना झगड़ा होता, कुछ भी हो रहा, अमेरिका वहाँ पे वो होता है ना कि जब हम 2 भाई बहन का झगड़ा हो रहा है तो फिर बोलेंगे मम्मी देखो ये मार रहा है, ठीक है, मम्मी आती है, मध्यस्थता की भूमिका हमेशा वो निभाती है। जब भी झगड़ा होगा भाई बहन का तो मम्मी आके यहाँ पे कहेंगी कि हालांकि झगड़ा वो मारपीट वाला जो भी हो रहा थोड़ा नॉर्मल वाला ही होता है, ठीक है, लेकिन वहाँ पे मैं एक समझाने के लिए आपको बता रही हूँ कि मध्यस्थता का काम कौन कर रही है, हमारी मम्मी जी कर रही है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जब भारत और पाकिस्तान भैया लड़ रहे हैं
तो अमेरिका यहाँ पे आके मध्यस्थता की भूमिका निभा रहा। अब अमेरिका को लग रहा, पाकिस्तान को लग रहा हमारे लिए बेहतर है, भारत को लग रहा हमारे लिए बेहतर है, ठीक है। अब इससे क्या हो रहा, अमेरिका का ही अपना फ़ायदा है, वरना चाइना और अमेरिका तो बिना फ़ायदे के कदम ना चले, ठीक है। तो इसमें से वो ऐसा कर रहा और ऐसे इसके चलते काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे सुधार भी आया है। अब इसके बाद क्या हुआ कि अमेरिका में दक्षिण एशियाई मूल के लोगों की संख्या अच्छी खासी है और फिर इस क्षेत्र की जनसंख्या और बाजार का आकार भी भारी भरकम है और इस कारण इस क्षेत्र की सुरक्षा और शांति के भविष्य से अमेरिका के हितों मतलब कि हित भी बंधे हुए हैं। हमारे देश के ना, हमारे ही राष्ट्र के क्या, दक्षिण एशिया के आधे से अधिक लोग संयुक्त राज्य अमेरिका में रहने के लिए जाते हैं, रहने के लिए, इनफैक्ट काम करने के लिए, ठीक है। बहुत अच्छे अच्छे खासी इंजीनियर, डॉक्टर, वो सब हमारे ज़्यादातर इधर से ही जाते हैं, ठीक है। बहरहाल क्या हुआ है कि दक्षिण एशिया को संघर्षों की आशंका वाले क्षेत्र के रूप में पहचाना जाता रहेगा, अथवा यह एक ऐसे क्षेत्रीय गुट के रूप में उभरेगा जिसके सांस्कृतिक गुण, धर्म तथा व्यापारिक हित एक हैं और यह बात किसी बाहरी शक्ति से ज़्यादा यहाँ के लोगों और सरकारों पर निर्भर है। तो ये आई होप कि आप देख चुके हैं किस तरीके से है। ओवरऑल पूरा निष्कर्ष आप निकालें कि जितने भी दक्षिण एशियाई कंट्रियां हैं, बहुत समस्याएं हैं, कुछ भी है, सब कुछ चलता है हमारे देशों के साथ। हम यदि लड़ रहे हैं तो हमारा यदि जल का जो हमारा आदान प्रदान चल रहा है हम उसे नहीं बंद कर सकते। हमारी दुश्मनी अपनी जगह पे है, लेकिन ये जो जा रहा उसे हम नहीं बंद कर सकते, ठीक है। हमारा यदि कोई फूड यहाँ से रॉ मटेरियल जा रहा है या जो भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं वो हमारा यहाँ से जा रहा है, तो या कि कहीं दूसरे कंट्रियों से हम मंगा रहे हैं, हम उस पर बैन नहीं लगाएंगे। आप कितने भी ऐप्स पे बैन लगा दो, कुछ भी कर लो। आत्मनिर्भर भारत की हम बात करते हैं, बट अभी वही है ना कि कोई भी क्षेत्र हवा में नहीं रहता। हम आत्मनिर्भर है, कोई भी राष्ट्र आत्मनिर्भर बन नहीं सकता। चाइना की घटना आपको याद होगी कि चाइना भी एक टाइम पे आत्मनिर्भर बनने की सोच रहा था, ठीक है। हम बिल्कुल बन सकते हैं, लेकिन अब ऐसा कहें कि अब हमारा किसी से काम नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला। देखिए एक जियोग्राफिकल रीजन होता है यहाँ पे कि यदि जो चीज़ें अमेरिका में वो हमारे राष्ट्र में नहीं है, हम कुछ भी कोशिश कर ले, नहीं है, क्योंकि जियोग्राफिकल रीजन जो है वो उसे यहाँ पे नहीं होने दे रहा, या उसकी वजह है कि वो यहाँ पे नहीं हो रहा। अब जब वो नहीं हो रहा, ज़रूरत है, तो हम उसे यहाँ से लेने की ज़रूर कोशिश करेंगे, ठीक है। आप जरा अपने दिमाग से सोचिए कि हम कितने भी अभी ये जो आत्मनिर्भर का ना अभी नया नया ट्रेंड है, क्वेश्चन में बनेगा, चाहे 2020 के क्वेश्चन में बने, चाहे 2021 के क्वेश्चन में बने, तो इनको थोड़ा सा आपको अच्छे तरीके से बैलेंस करके आंसर देना है कि हमें ज़रूर आत्मनिर्भर होना चाहिए, बट किस तरीके से होना चाहिए, उसकी अप्रोच क्या होना चाहिए। क्या पूरे तरीके से आत्मनिर्भर होने का मतलब है कि हम वैश्विक व्यापार खत्म कर दें? यही हुआ ना कि आप पूरे तरीके से फिर वैश्विक व्यापार खत्म कर दो। तो आपको वहाँ पे बताना होगा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम पूरे तरीके से वैश्विक व्यापार खत्म कर देंगे। और उस टाइम जब आप लिखेंगे ना, यही एनसीईआरटी के वर्ड आपके काम में आने वाले हैं, कोई अदर वर्ड आपको नहीं मिलने वाले हैं। यहीं से आपको वर्ड उठा उठा के लिखने के लिए आपको मदद मिलेगी, क्योंकि जब हम आंसर लिखने बैठते हैं ना तो समझ में नहीं आता कि अब इसमें लिखें क्या। और हाँ, जो मुझे आंसर से याद आ गया, जो गोपाल ने आंसर भेजा था, मैंने देखा आपका आंसर काफ़ी अच्छा था, काफ़ी बेहतर था, बट उसको आपको क्या करना था कि शायद उसकी जो वर्डिंग थी 100 था या जो भी 150 था, जो भी था उसको थोड़ा सा ना आप ऐसे फ्लो चार्ट में बना के लिख देते तो बेटर होता, अच्छा भी लगता। और वही जो आप लिख रहे थे उसके 1-2, तो ऐसा लगता ना कि कहीं से आपने कॉपी किया है। वो जो आंसर लिखा हुआ भी आपकी कॉपी में, ना तो कोई उसमें स्ट्रक्चर है, ना कोई, थोड़ा आंसर जो होना चाहिए यूनिक होना चाहिए। हम कॉपी ही करें तो इतने बेहतर तरीके से करें कि ये क्वेश्चन शायद आपने दृष्टि की वेबसाइट से लिया है, मैंने उससे चेक किया था, ठीक है। तो अच्छा है, अब हिस्ट्री में हम क्या लिखेंगे, जो है वही लिखा जाता है, लेकिन थोड़ा जो उसमें सीधे सीधे से लिखा है तो आप कोशिश करिए कि उसे फ्लो चार्ट में लिखने की कोशिश करिए, ठीक है। तो आप जब फ्लो चार्ट में लिखेंगे कि बौद्ध धर्म के जो भी थे, कि बौद्ध धर्म में समानता की बात कर रहे हैं, तो 2-4 पॉइंट समानता डाल दिए आपने। और इसमें जैन धर्म में, जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म में असमानता, तो इसमें 2-4 पॉइंट जो भी हैं आपके असमानता डाल दिए।
ठीक है। इससे क्या होगा कि आपका आंसर थोड़ी अच्छा दिखेगा, ऐसा नहीं दिखेगा कि कुछ आपने बिल्कुल ऐसे उतार दिया, छाप दिया कहीं से या किताब से ए टू जेड ला के, थोड़ा यूनिक होगा ना आपका। तो जो बहुत बड़े बड़े लिखते हो आपकी अब असमानता, तो जैन धर्म में ये असमानता, वो असमानता, तो सीधे इतना लिख के हमें लिख देना है कि यदि आत्मा पे ये भी मानते थे कि हमारी आत्मा पर विश्वास करते थे या ईश्वर पर विश्वास यदि बौद्ध धर्म वाले भी करते थे तो जैन धर्म वाले भी करते थे। तो इस तरीके से आप लिख देंगे, ठीक है। कि आपने सीधे से यहाँ पे लिखा क्या, समानता। समानता में आपने क्या लिख दिया, ठीक है, इसमें लिखते नहीं बन रहा, जो भी है, ऐसे किया आत्मा पर विश्वास या ईश्वर पर विश्वास, ठीक है। ईश्वर पर विश्वास आपने लिख दिया समानता में। अब आ गया दोनों का ही, हेडिंग तो आपने डाल ही दी थी कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म में समानता, तो आत्मा पर विश्वास या ईश्वर पर विश्वास जो भी है, ठीक है, XYZ जो भी आपको लिखना है। एक दो लाइन में आपका काम हो गया, ये दो, एक दो लाइन क्या, एक दो वर्ड में आपका काम हो गया, वर्ड भी बच गए। पढ़ने वाले को भी समझ में आ गया कि भैया इतना मूर्ख वो नहीं होते, ये यहाँ से लिखा हुआ वो समझ जाएंगे। तो थोड़ा आप ऐसे लिखने की कोशिश करिए और उसको और बेहतर बना सकते हैं आप। और जिस तरीके से आपने लिखा है काफ़ी अच्छा है, क्योंकि हिस्ट्री के आंसर है, आप कहीं से भी लिखेंगे तो हमें उसमें कुछ ज़्यादा ऐड तो नहीं कर सकते हैं, बट हाँ उससे थोड़ा कोशिश अच्छी कर रहे हैं। और ज़्यादा हो तो मॉडल क्वेश्चन की वजह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करिए, मैं यही आपको सजेस्ट करूंगी और हमेशा करती हूँ। तो यूपीएससी का पैटर्न आपको पता चलेगा, ठीक है। जो भी कोई भी वेबसाइट वाले क्वेश्चन हालांकि अच्छे देते हैं, लेकिन आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बेहतर है। उसके बाद ज़रूरत समझ में आए तो आप मॉडल क्वेश्चन जो भी बन रहे हैं उसे सॉल्व कीजिए, और नहीं ज़रूरत समझ में आए तो फिर मत कीजिए, ठीक है। इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। लेकिन आंसर में किस तरीके से हमें उसमें डालना है, कितना हम उसमें अपने अंदर की बातें डाल सकते हैं, कितने कम टाइम पे, कितने कम शब्दों में, कितनी कम जगह पे, वो आपको ध्यान देना है। कि ज्योग्राफी का क्वेश्चन हमने लिखा तो उसमें एक दो मैप तो डालना ही डालना है, ठीक है। एक दो उसमें डायग्राम बनाना ही बनाना है, कुछ भी हो जाए, फ्लो चार्ट भी बनाना है, ये आप कंठस्थ कर लीजिए कितनी चीज़ें हमें इसमें डालनी है। उसके बाद आपने पॉलिटी के क्वेश्चन लिखे तो एक दो आपको कमेटियाँ डालनी है, सुप्रीम कोर्ट की कुछ दो बातें डालनी है, एक दो मुद्दा तो हमें उसमें ऐड करना ही करना है। उसके बाद कुछ जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कुछ बातें हमें उसमें ऐड करनी है, थोड़ी बहुत जो डाटा आ रहा है वो भी हमें ऐड करना है। इतनी चीज़ें आपको ऐड करनी, वो आंसर आपका बहुत खूबसूरत होगा, ठीक है। सीधे सीधे हमने नहीं लिखना है कि ऐसे सामने लिख दिया, सीधे हवा में निकल गए। अब हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच का रिश्ता ही आ गया, रिलेशन ही आगे कि किस तरीके से उसमें पूछ लिया गया। तो अब उसमें आप क्या करोगे कि कुछ मुद्दे तो हमें डालने पड़ेंगे ना, कि भारत के साथ और पाकिस्तान के साथ क्या क्या हुआ, जैसे सिंधु जल संधि हुई, और भी कई सारी चीज़ें हुई, वो सारी चीज़ें हमें इसमें डालनी पड़ेगी कि इसमें कौन कौन से मुद्दे हुए, कौन कौन सी बैठकें हुई, किस तरीके से हुआ, क्या क्या बातें हुई, फिलहाल अभी वर्तमान समय में इनकी सिचुएशन क्या चल रही है, वो सब हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। आई होप कि आप समझ रहे होंगे। तो ये सारी चीज़ें आप थोड़ा, अब काफ़ी टाइम से लिख रहे हैं, थोड़ा यूनिक करने की कोशिश करिए कि किस तरीके से हम आंसर को बेहतर बनाएं। और टॉपर्स के मैं कहूँगी आपको वेबसाइट में, दृष्टि की वेबसाइट में बहुत से लोगों की हिंदी मीडियम में भी आंसर की जो वो होती है ना, उनकी जो टेस्ट सीरीज की कॉपी होती है वो उनकी वहाँ पे अपलोड कर दी जाती है। तो उनके आप देखिए कि वो किस तरीके से लिखते हैं, इधर उधर मत भटकिए, ज़्यादा सोर्सेज मत यूज कीजिए, लिमिटेड और टाइम जहाँ पे भी लगाइए सॉलिड टाइम लगाइए, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत मतलब स्टेट का नहीं निकल रहा, यूपीएससी तो बहुत टफ होता है, ठीक है। और सो ऑल द बेस्ट, आई होप कि आप समझ चुके होंगे। और ये चैप्टर भी हमारा ख़त्म हो चुका है। इसके बाद है हमारा अंतर्राष्ट्रीय संगठन, इंटरनेशनल रिलेशन। इसमें हमारे साथ साथ आपको भी बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, आप लोग बिल्कुल कमर कस के तैयार हो जाइएगा। तो इसको हम लोग पूरा करेंगे। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर।